हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। अब तक मैं आपको रोटेशनल मोशन यानी गुणन गति के थ्योरी और क्वेश्चंस पूरी तरीके से फिनिश करा चुका हूं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं नहीं कवर कर पाया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एयरफोर्स नेवी एनडीए का हो, डिफेंस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन सिलेक्टिव है और इंपॉर्टेंट है, जो आ चुके हैं डिफरेंट बुक से, मैंने उनको कलेक्ट करके आपको मैं कराने वाला हूं। जैसे आप लूसेंट को उठा लो, उसमें से क्वेश्चंस लिए हैं, कुमार मित्तल उठा लो, अरिहंत उठा लो, पाथफाइंडर उठा लो, प्रदीप उठा लो और एनसीईआरटी। ये सारी बुकों का मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया, करीब 7, 8, 9 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन तो बहुत सारे मैं करा चुका हूं। अगर आप मेरी रोटेशनल मोशन की वीडियो देखोगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने लगवाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो उसके बीच में रह गए थे, नहीं करा पाया हूं, वो चीज मैं आज आपको रोटेशन मोशन की वीडियो के थ्रू सारे फिनिश करा दूंगा और सफिशियंट है। इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो सफिशियंट नहीं, सफिशियंट से ऊपर है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। आज आपका रोटेशन मोशन का पार्ट होगा 7 और मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर होगा 35। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन की मैंने हिंदी नहीं लिखी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको हिंदी साथ के साथ बोलता चलूंगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि दो कारें हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 दे रखा है और वो किसी वृत्त में r1 और r2 त्रिज्या से घूम रही हैं, r1 और r2 रेडियस से घूम रही हैं। ठीक, तो बना लो फिगर। देखो ये मेरे पास एक सर्कल, एक घेरा और एक सर्कल घेरा। इस सर्कल की जो रेडियस है वो r1 है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस r2 है। इसमें एक कार, ये पहली कार और एक दूसरी कार, ये इसमें घूम रही है। क्लियर? ये बोल दो ए कार और ये बी कार। दे आर मूविंग सच दैट कि ईच ऑफ देम कंप्लीट 1 राउंड एट द सेम टाइम। ये ऐसे घूम रही है कि सेम टाइम में, टी समय में एक पूरा चक्कर कवर कर लेती है, यानी जितना टाइम में ये चक्कर कवर कर रही है उतने टाइम में ये कवर कर लेती है। सेम टाइम में चक्कर कवर कर रही है, एक कंप्लीट चक्कर। ठीक, तो आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कार। मतलब ये हुआ कि दोनों कारों का, पहली कार और दूसरी कार का अनुपात हमें बताना है, किसका? कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम का। मान लो इस कार का एंगुलर मोमेंटम LA है और इस कार का है LB। ठीक, तो हमें क्या बताना है? LA/LB बताना है, कोणीय संवेग का अनुपात बताना है। तो देखो इसका मास क्या है? पहली कार का m1 और इसका क्या है? m2। ठीक, अब सेम टाइम में कंप्लीट चक्कर कवर कर रही है, यानी जितना ओमेगा इसका है उतना ही ओमेगा इसका होगा। दोनों का ओमेगा क्या है? बराबर, यानी कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? दोनों की सेम होगी, क्योंकि भाई सेम टाइम में कंप्लीट चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था एल का फॉर्मूला क्या था? आई ओमेगा, लेकिन आई वाली बात तो यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। तो एक फॉर्मूला यहां यूज करा करो कि आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? mr² इंटू ओमेगा। तो एल का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? mr²। अब यहां लगा दो आप, देखो इसके लिए ये m1 r1 और ओमेगा दोनों का क्या है? सेम। m2 r2 का स्क्वायर और ये ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, दोनों का मास अलग है, ये आ गया m1 r1 का स्क्वायर अनुपात m2 r2 का स्क्वायर। ये आपके पास रेशियो निकल के आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आसान सवाल है आपकी। ये लूसेंट और प्रदीप का क्वेश्चन है। लूसेंट में भी दे रखा है, प्रदीप में भी दे रखा है और कुमार मित्तल की बुक के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। नोट करो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। पहले हमेशा एक चीज याद रखो, जब मैं क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तब तक सॉल्व करो
जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं मिल पाता, कोई ऑप्शन में से आंसर आपका नहीं मिल पाता, ठीक है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद से कोशिश नहीं करोगे, तब तक कभी कुछ नहीं होने वाला। खुद से कोशिश करना सीखो, ठीक है। और जैसे आपका कोई ना कोई आंसर आ जाए, उसके बाद वीडियो को प्ले करा करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सेकंड, और मैं हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ये बोर्ड हिंदी और इंग्लिश में बढ़ जाएगा, समझाऊंगा कहां, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इंग्लिश में लिख देता हूं और हिंदी आपको साथ के साथ में बोल रहा हूं। तो थोड़ा सपोर्ट करें इस चीज को, क्योंकि पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा। फिर छोटा लिखता हूं तो फिर आप कमेंट करते हो कि छोटा छोटा लिख रहे हैं, फिर दिखता नहीं है। तो एक ही लैंग्वेज लिखी जा सकती है, मैं आपको हिंदी साथ के साथ बोल के समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपका लूसेंट और दैट इज कुमार मित्तल की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, दोनों में दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। पहले हिंदी देख लो क्या है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज मूविंग एट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी एक वृत्ताकार डिस्क है जिसकी त्रिज्या आर है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग ओमेगा दे रखा है। यानी ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस आर है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अपनी अक्ष के अबाउट घूम रही है ओमेगा से। कैसे? ओमेगा से। क्लियर? ऐसे सोचो, ये आपका मार्कर है, यानी इसको एक्सिस मानो और डिस्क इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रही है आर रेडियस पर, और एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है? ओमेगा। अब बोल रहा है कि द डिस्क हैज एमओआई बेस्ड ऑन इट्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क ये घूम रही है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपको दे रखा है आई। कितना दे रखा है? आई। ठीक। अब कहानी स्टार्ट होगी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क, यानी इस डिस्क के ऊपर एक एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इस बॉडी की? कोणीय वेग की, कोणीय वेग क्या होगा इस पूरी बॉडी का, ये मैं बताना है, नहीं ओमेगा हमें बताना है। तो ध्यान से समझो, मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या सिखाया था आपको कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से, यानी एक्सटर्नल, यानी बाहर से अगर कोई फोर्स या कोई टॉर्क नहीं लग रहा है सिस्टम पर, तब आप क्या अप्लाई करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आंख मीच के अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही नहीं, कोई क्वेश्चन हो, बस उतना सोचो कि वहां बाहर से कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बात मेरी समझ पा रहे हो? तो देखो आपको यहां क्या अप्लाई करना है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कब अप्लाई होता है? जब पूरे सिस्टम का टॉर्क क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, या बोलूं कि अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब ये लॉ था क्या? जब टॉर्क जीरो हो गया था तो एल पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा? जीरो। इतनी बात क्लियर है? तो देखो इसको कैसे लिख देंगे? L1 बराबर L2 लिख देंगे इसको। अब एक चीज आप देखो, मैं आपसे ऐसा बोलूं, ये डिस्क, ये इस एक्सिस के अबाउट डिस्क, देखो ये इस एक्सिस के अबाउट डिस्क घूम रही है, तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर एम मास का ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, तो क्या भी स्लो नहीं चलने लगेगी? क्या इसकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी? क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी? इसका मतलब जब आपने एम मास का ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ला के रखा है डिस्क के ऊपर, तो अब इसकी स्पीड क्या होने लगी है? पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। तो हम जो एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं ओमेगा, अब वो क्या है? वो कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। तो यहां से एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा बाद में, तो आपका आंसर क्या होता कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। L1 बराबर क्या हो जाएगा? L2, और L का फॉर्मूला क्या है? I1 ओमेगा 1, और ये क्या हो जाएगा? I2 ओमेगा 2। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, I1 आपको क्या दे रखा है? I, और ओमेगा 1 क्या दे रखा है? पहले ओमेगा बराबर, ये समझने लायक बात है, I2। बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I2।
देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना था जब ये सिर्फ सर्कुलर डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही थी, आई। अब आपने इसको रख दिया आर रेडियस पर, इस एक्सिस से आर रेडियस पर रख दिया, ये घूम रही है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, एम आर स्क्वायर। आपका I2 इस तरीके से निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? पहले आई था और जब ये आर रेडियस पर घूम रही है अपनी एक्सिस से, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा 2। ठीक है, अब आपको ओमेगा 2 निकालना था, निकाल दो। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, आई ओमेगा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आई ओमेगा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अच्छे से नोट करो। इसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड। अब देखो क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, जितने भी मैं रोटेशन के तुम्हें यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, डिफरेंट बुक से, पाथ फाइंडर से मैंने उठाया है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आपको, लूसेंट से, ठीक है, प्रदीप से, एनसीईआरटी से, कुमार मित्तल से, सभी बुक से मैंने इसका कलेक्शन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द MOI ऑफ टू बॉडीज A एंड B मूविंग फ्रीली इज द I एंड IB। दो कोई पिंड है, फ्रीली घूम रही है और उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण IA और IB दे रखा है। ठीक है, देखो ये एक बॉडी है, पहली बॉडी A और ये B बॉडी है, फ्रीली मूव कर रही है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IA है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IB है। लेकिन सवाल में आपको कंडीशन गिवन है, IA इज ग्रेटर देन IB, यानी पहली वाली बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ये कंडीशन आपको गिवन है सवाल के अंदर। एंड देयर एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग आर इक्वल, दोनों के कोणीय संवेग क्या है, बराबर, यानी LA बराबर क्या है, LB, दोनों के बराबर है। इफ K एंड KB आर देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी इस पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी K है और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी KB है। ये भी आपकी लूसेंट और कुमार मित्तल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बराबर दे रखा है, तो आपको ऑप्शन में बताना है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर होगी, सॉरी इक्वल नहीं दे रखी, ये बोल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी K है और इसकी काइनेटिक एनर्जी KB है। ऑप्शन में से आपको बताना है कि दोनों की बराबर होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम, ये टाइप के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, कंडीशन गिवन है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस। दोनों का L एंगुलर मोमेंटम दोनों का बराबर दे रखा है। लगाओ लॉजिक, क्या चीज यूज कर सकते हैं हम, जहां काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और I तीनों हो। आप मेरी बात याद करो, लीनियर का केस, आपको एक फॉर्मूला याद होगा काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का, P²/2m, लीनियर वाले केस में, रैखिक के जहां कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। अब अगर रोटेशन में आ जाओ तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने थ्योरी में, P को क्या बोलते हैं यहां L और M को क्या बोलते हैं I। आ गया आपके पास कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो ये L तो दोनों के केस में बराबर है, कांस्टेंट है आपके लिए, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, अब I पर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल I। सीधी सी बात है, जिसका I ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम। और किसका I ज्यादा, इसका ज्यादा है, यानी IA ग्रेटर देन IB आपको सवाल में दे रखा। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी जिसका I ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। अब देख लो सीधा आपको सवाल के अंदर दिख रहा है, ये रिलेशन आपका सही होगा, यानी A वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कम होगा क्योंकि इसका I ज्यादा है। आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, K इज लेस देन KB। ऑप्शन देखो, ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, हम कई बार इसका आंसर गलत दे आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी पावर होती है फिजिक्स के अंदर, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप मेरे लगातार लेक्चर देखें आपने, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MOI दे रखा है, ये आपके स्क्वायर प्लेट है, तो कोई स्क्वायर प्लेट है,
ठीक है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस ए बी एक्सिस के अलोंग वो कितना दे रखा है आई, क्योंकि कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, द्रव्यमान केंद्र से पास हो रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है आई, ठीक है। अब देखो एक CD, आपको CD जो एक्सिस दे रखी है जो कि आपकी इस ए बी एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। CD एक्सिस है आपकी, ए बी से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो हमसे पूछ रहा है कि इस CD एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जब इस ए बी का कितना है आई। ऑप्शंस आपको गिवन है, सोचो एक मिनट, विद इन सेकंड का क्वेश्चन। हम लोग तुरंत सॉल्व करने लग जाएंगे, अरे ये थीटा है, इसका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, क्योंकि उसने पहले दे दिया ना थीटा। नहीं करना होता, पहले सोचो तभी तो क्वेश्चन को फोड़ोगे, जब तक सोचोगे नहीं तो फोड़ कहां से दोगे। देखो मैंने हमेशा तुमको अपने लेक्चर के अंदर जब रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको सिखाया था, चाहे स्क्वायर प्लेट हो, चाहे रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लेट कुछ भी हो, और कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, अगर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस काट रही है, चाहे यहां से काट रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, या ऐसे काट रही है, कैसे भी जा रही हो, लेकिन कहां से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई, ऑलवेज आई। याद रखना, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे और कोई बॉडी क्यों ना हो, अगर हमेशा कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से कट करके जा रही है, पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, दैट मींस हमेशा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई, सेम होगा। मतलब आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम, क्योंकि यहां पे आई दे रखा है इसलिए मैं आई बोल दिया हूं। तो अब ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। अब ये पास होगी तो इसका भी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो आपका सिंपल सा आंसर, प्यारा सा आंसर, दैट इज आई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो। अब देखो एकदम तगड़ा क्वेश्चन, बहुत सुपर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही मैं लिख दूं, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करो पहले सॉल्व, ठीक। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द मास ऑफ डिस्क इज m एंड रेडियस r। एक डिस्क है और उसका द्रव्यमान m दे रखा है और उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, r। बना लो, देखो एक प्यारी सी डिस्क है, ये डिस्क रही, और इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी रेडियस r दे रखी है और इसका द्रव्यमान क्या दे रखा है, m। क्लियर, ये डिस्क है, ठीक। अब बोल रहा है स्मॉल होल इज मेड एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी डिस्क के सेंटर से r/4 डिस्टेंस पर एक छेद कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, एक होल कर दिया जाता है छोटा सा, बना दो वो भी। ये रही डिस्क, ठीक है, ये इसकी रेडियस थी r, ये वाली रेडियस r है, तो मान लो r/4 ऐसे करके यहां कहीं इसमें क्या कर दिया, ये होल कर दिया। आपको जो दिख रहा है होल है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका होल है, छेद कर दिया। तो बोल रहा है अ स्मॉल पैग इज threaded and disc is hung when rotating the my of disc relative to the peg edge। इस बात का मतलब क्या है कि आपने अब जो डिस्क थी, देखो पहली बात तो ये समझो, ये जो डिस्क है इसकी रेडियस क्या है r, और इसकी जो एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी ये एक्सिस है और ये डिस्क इस तरीके से घूम रही है, और डिस्क कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, इस डिस्क के r डिस्टेंस से ऊपर r/4 डिस्टेंस पर क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा छेद कर दिया, छोटा सा छेद कर दिया। अब उस छेद में क्या करा, कोई चोभा या कील, ऐसे मानो है ना, ऐसे करके उसमें फंसा दी अंदर, ऐसे करके ये करके फंसा दी, देखो ऐसे करके फंसा दी, और इस तरीके से अब ये घूम रही है, सेंटर ऑफ मास से नहीं, r/4 डिस्टेंस पर जो हमने छेद किया था वहां से अब इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, ये हमें बताना है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या सिखाई थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो फिर कोई सेंस नहीं है रोटेशनल मोशन को पढ़ने का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को बहुत गजब तरीके से बताया था, और मैंने आपको बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि हमेशा और हमेशा
हमेशा और हमेशा एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास होगी, तभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सिस हमेशा कहां से पार हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। और आपको मैंने सिखाई थी, क्या थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I बराबर ICUM प्लस MA²। और हमेशा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी, ठीक है, एक्सिस पास हो रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा। अब देखो डिस्क पास हो रही है, तो डिस्क सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखाया था मैंने आपको, mr²/2 यानी हाफ mr²। यही तो पढ़ा था। रिंग का क्या लिखाया था, mr²। सॉलिड स्फीयर का क्या लिखाया था, 2/5 mr²। इस तरीके से मैंने चीजें आपको सिखाई थी। अब देखो ये होल है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें, क्या होगा जब इसके एक्सिस के, देखो ये डिस्क थी ऐसे घूम रही थी सेंटर ऑफ मास से, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जब r/4 डिस्टेंस पर होल्ड कर दिया जाए और वहां से घूमे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या सिखाया था कि हमेशा एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन होगा, ये डाटा भी आपको पता है, ये हमेशा निकालना है। और ये किसका है, इस वाले छेद पे जो घूम रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताना है। ये क्या हुआ करता था, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी हुआ करती थी, और वो लंबवत दूरी कितनी दे रखी है अब, r/4। कितनी दे रखी है, r/4। लगा दो, ये कितना दे रखा है, mr²/2 प्लस ये कितना दे रखा है, r/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, mr²/2 प्लस mr²/4 16 2 का एलसीएम 16 आ गया, 8mr²। सॉल्यूशन कर लेना, ये mr² कितना आ गया, 9mr²/16। आपका आंसर क्या आ गया। अब इस टाइम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, जब इस होल से जो छेद किया था उससे जो घूमेगी तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 9mr²/16, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन और देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको टॉर्क निकालना है। मैंने आपको अपने लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, जब टॉर्क समझा रहा था कि टॉर्क होता क्या, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कि कितना बल लगेगा उसे टॉर्क बोलते हैं। यहां थोड़ी बहुत फील लेनी है, तो देखो मैंने बताया था कोई गाड़ी या ट्रैक्टर का टायर का बोल्ट हम खोल रहे हैं किसी रिंच पाना से, है ना, तो ये आपका वो रिंच है, ठीक, अरे बोल्ट फंसा हुआ है और उसको हम खोल रहे हैं, ठीक। यहां से डिस्टेंस क्या है r, और मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं F, तो ये घूमेगा, तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये सब बातें मैंने आपको समझाई थी। टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, r×f। गलती से भी f×r मत कर देना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर लगेगा, तो लगा दो आप, यहां सॉल्व कर लो। टॉर्क बराबर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। देखो r कितना है, दैट इज i, ये j और ये k, दैट इज 7 3 और ये 1, और f कितना है -3, ये 1 और ये 5। ये आपका r×f हो गया। अब सॉल्व कर लो, i छुपा लो, i को, 15 - 1 ये आ गया, माइनस का j कितना बचा, ये बीच वाले को छुपा लो, 35 -+3 और प्लस का k कैप, इसको छुपा लो, तो ये आ जाएगा 7 और -+3 3 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14i -38j प्लस 16k कैप, इतना आपका टॉर्क लगेगा। यानी ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 14i -38j प्लस 16k। आसान सा सवाल था, ठीक। और इस टाइप के सवाल एक्स ग्रुप एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन नेवी AA से उम्मीद मत करना कि आपसे ऐसे सवाल पूछेगा। एक्स ग्रुप में कई बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देखा है किसी ने, अगर आपको रोटेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे रोटेशनल के सारे लेक्चर देखो, आपके अंदर एक अलग फीलिंग आ जाएगी फिजिक्स पढ़ने की, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं फिजिक्स में, तब तक कुछ नहीं, तब तक नंबर नहीं आएंगे, वही एक दो नंबर आते रहेंगे हमेशा। तो फिजिक्स को अच्छे से करना है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और यूट्यूब बार में सर्च कर लिया करो कि कोई भी पार्ट आपको देखना है, सर्कुलर मोशन, रोटेशन,
फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, मोशन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी आपको लेक्चर देखना है तो वहां सर्च कर लिया करो रोटेशनल मोशन 01 साइंस फॉर डिफेंस, सर्कुलर मोशन साइंस फॉर डिफेंस, इस तरीके से फ्रिक्शन साइंस फॉर डिफेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे और बड़े शानदार तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।